हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारा इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। मैडम का एक वीडियो आया था सीमेन एनालिसिस के ऊपर, उसमें कई सारे सवाल आए हैं, तो आज हम उसके बारे में मैडम से चर्चा करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपका जो सीमेन एनालिसिस के ऊपर जो वीडियो था उसमें आज कई सारे सवाल आए हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि उन्होंने सीमेन का रिपोर्ट करवाया है और उसमें स्पर्म नॉट सीन है, तो उसका क्या मतलब है? पहले तो आपने जो रिपोर्ट करवाई है वो प्रॉपरली, एब्स्टिनेंस पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर आपके रिपोर्ट की कमेंट में ऐसे लिखा है कि स्पर्म्स नॉट सीन, उसका मतलब होता है कि वह जो सैंपल है उसके अंदर एक भी स्पर्म दिख नहीं रहे हैं, और जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन एजोस्पर्मिया लेबल करने के पहले एटलीस्ट हम लोग 3 सैंपल चेक करते हैं, और अगर वो तीनों सैंपल में स्पर्म्स नहीं दिखते हैं तभी ही हम वो पेशेंट को एजोस्पर्मिया ऐसे लेबल कर सकते हैं। क्योंकि स्पर्म्स के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म्स की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को अफेक्ट करता है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मिनिमम 3 दिन से लेकर मैक्सिमम 7 डेज़ का अगर आप एब्स्टिनेंस रखते हो और उसके बाद अगर आप सैंपल देते हो तभी आपका रिपोर्ट आइडियल आने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब उसको हम लोग पॉजिटिवली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका गैप ज़्यादा है और उसके बाद आपने रिपोर्ट करवाई है तो उसमें कभी कभी फॉल्स रीडिंग आ सकती है। ओके। दूसरा सवाल है कि 3 डेज का एब्स्टिनेंस है तो क्या वो सीमेन का रिपोर्ट करवा सकते हैं? हाँ, जैसे ही अभी मैंने बताया कि मिनिमम आपको 3 डेज़ का गैप रखना है, यानी 3 डेज़ का एब्स्टिनेंस रखना है, मैक्सिमम 7 डेज़ का रखना है। सो नॉट मोर देन दैट या तो लेस देन दैट। तो अगर मिनिमम मतलब आपने 3 दिन का गैप रखा है, मैक्सिमम 7 दिन का है, तो आपकी रिपोर्ट आइडियल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके। तीसरा सवाल है कि सीमेन एनालिसिस के लिए सैंपल घर से ला सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज रहती है और कि भाई हम सैंपल सेंटर पे देना है या घर से हम ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी रहता है। और जब भी स्ट्रेस में आप सैंपल देते हो तो वह सैंपल में डिफेक्ट मतलब मॉर्फोलॉजिकली है या तो मोटिलिटी कम आती है या तो काउंट कम आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि अगर आप घर से सैंपल लाना चाहते हो तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 1 घंटे तक में आप वो जो सैंपल है वो सेंटर तक पहुंचा दें। और जब भी आप सैंपल लेके आते हो तो उसको जैसे आपके पॉकेट में आप रख सकते हो, जितना आपके बॉडी के नज़दीक आप वो सैंपल रखेंगे उतना बेटर रहेगा। ओके। एक सवाल है कि ट्रामाडोल टेबलेट या इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसका सीमेन पे कोई प्रभाव पड़ता है? ट्रामाडोल बेसिकली यह जो है वो पेन किलर है, एनाल्जेसिया जो हम बोलते हैं, एनाल्जेसिक है। तो कोई भी ड्रग है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन है या तो पेन किलर है, तो हर मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं अगर आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो। अगर आप उसको इमरजेंसी वंस इन अ वाइल यूज़ करते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस कम होते हैं। सो ट्रामाडोल अगर आप लंबे समय तक अगर उसका यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो, तो वो स्पर्म के काउंट पे, स्पर्म के मोटिलिटी पे और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पे असर कर सकता है। ओके। एक सवाल है कि क्या ये एम्प्टी स्टमक का होता है, मॉर्निंग में ही करवाना चाहिए? ऐसा कुछ होता नहीं है। एम्प्टी स्टमक फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है और मॉर्निंग में ही सैंपल देना ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सैंपल आप कभी भी दे सकते हो, और जो मैंने बताया कि 3 to 7 डेज़ का एब्स्टिनेंस ज़रूरी रहता है। ओके। एक सवाल है कि वो दो बेटियों का पिता हूँ एवं अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित हूँ, और जो मेरे परिवार में भी ये आनुवंशिक बीमारी है, तो आगे उनको क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जैसे एक कमेंट में आया है यह सवाल कि उनको ऑलरेडी 2 बेटी है और आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं। सो यह जो बीमारी रहती है वो जेनेटिकली इनहेरिटेड होती है, यानी कि
जितने भी उनकी डॉटर्स हैं वो नॉर्मल आती हैं, लेकिन जो भी मेल चाइल्ड है उसमें यह बीमारी ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनके लिए दो ऑप्शन है। वन इज़ IVF, आप अगर करवाते हो तो उसमें PGS करके जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसे हम प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोसिस बोलते हैं या तो प्री नेटल जेनेटिक स्क्रीनिंग। तो जब भी आपके वाइफ को स्टिमुलेशन किया जाता है, उसके एग्स बनाए जाते हैं, वह एग्स को रिट्राइव किया जाता है, उसके बाद जब भी आपका सैंपल लिया जाता है उससे IVF की प्रोसेस की जाती है, और उसके बाद जो ICSI करके प्रोसीजर है उससे एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं और एम्ब्रियो में से बायोप्सी लिया जाता है कि कौन से एम्ब्रियो में यह प्रॉब्लम है और कौन से एम्ब्रियोज नॉर्मल है, और जो एम्ब्रियोज नॉर्मल रहेंगे उसको आपके वाइफ है उनके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो यह एक ऑप्शन है कि जिससे हम ऐसी जो जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ है उसका पहले ही प्री नेटल जेनेटिक डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सो आपको एक हेल्दी आउटकम मिल सकता है। और दूसरा जो ऑप्शन है कि जैसे मैंने बताया IVF, PGD, PGS की जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। सो अगर पेशेंट है कि जिनको इतना कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए दे कैन ऑलवेज गो फॉर द सीमन डोनर, कि जो सीमन है वो नॉर्मल है, उसमें ऐसे कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं है। ऐसे पेशेंट, ऐसे पर्सन का मतलब जो डोनर सैंपल होता है वह यूज़ करके IUI की प्रोसेस या तो IVF की प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, एक सवाल है कि वेट ज़्यादा है तो उसका सीमेन के रिपोर्ट पे कोई असर आता है? यस, वेट जैसे मैंने वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो बॉडी मास इंडेक्स रहता है BMI, सो नॉर्मल BMI जो है वो लेस देन 25 होना चाहिए। अगर आपका BMI बिटवीन 26 to 29 है तो उसे हम ओवरवेट बोलते हैं, और इफ़ इट इज़ मोर देन 29-30 देन इट इज़ ओबेसिटी। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है, जैसे काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं 120-130 kg वेट है, तो यह जो वेट होता है उसकी वजह से सीमन पैरामीटर्स जो है, सीमन का जो काउंट है, मोटिलिटी है और मॉर्फोलॉजी जो है उसके ऊपर काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट आ सकता है। ओके, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, टोबैको, पान, मावा, गुटखा खाता है तो उसका सीमेन पे कोई असर? अल्कोहल, टोबैको, गुटखा, मावा, यह सब का सीमन के ऊपर काफ़ी हद तक असर आता है, क्योंकि यह जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें जैसे कि तंबाकू है, टोबैको है या तो गुटखा वगैरह है, टोबैको के अंदर निकोटीन रहता है, ठीक है। सो वो निकोटीन है या तो कैफीन है, यह सब की वजह से जो वास्कुलरिटी होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है टेस्टिस को, वो हैम्पर होता है, और जब भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में, तो वह जो प्रोडक्शन होता है वो हैम्पर होता है, और उसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है इट कैन बी बिकॉज ऑफ अल्कोहल, टोबैको है, गुटखा, मावा, इवन स्मोकिंग, ठीक है। फिर केमिकल्स, जैसे कोई अंकलेश्वर साइड का एरिया है या तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आप रहते हो, तो वहाँ की जो एयर होती है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स रहते हैं, तो यह जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से स्पर्म के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, और उसकी वजह से बेसिकली उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो एबनॉर्मल स्पर्म आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, आपने आगे बात की कि 3 to 7 डेज का एब्स्टिनेंस, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि जब पेशेंट हमें पूछते हैं कि 3 to 7 डेज का एब्स्टिनेंस रखना है तो उनको समझ में नहीं आता है, तो एक बार आप उसके बारे में डिटेल्स में समझाइए। 3 to 7 डेज का एब्स्टिनेंस का मतलब है कि आप फॉर एग्जाम्पल आज रिलेशन रखा है, सो आज के बाद मिनिमम आपको 3 दिन का गैप रखना है, बीच में रिलेशन नहीं प्लान करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है, सो दैट विल बी 3 डेज का गैप। अगर वो 5 डेज का गैप है और आप सैंपल देने को आते हो तो आप बोल सकते हो कि 5 दिन का गैप रखा है, या तो मैक्सिमम 7 डेज का। सो इसका जो मतलब है कि एब्स्टिनेंस यानी कि अवे फ्रॉम द इंटरकोर्स, सो आपको अवॉइड करना है इंटरकोर्स फॉर मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज। ओके, एक रिपोर्ट आया है जिसके बारे में उनको जानना है।
फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, एक्टिवली मोटाइल स्पर्म 40% है, एबनॉर्मल फॉर्म्स 1 to 2% है और पस सेल 2 to 3 है। तो ये रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? यह रिपोर्ट में काउंट दिया है क्या? नहीं, स्पर्म का काउंट नहीं है इसमें। ओके, तो जिन्होंने भी यह रिपोर्ट भेजा है, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपका यह जो रिपोर्ट है वो इनकम्प्लीट है। शायद उसके अंदर लिखा होगा कि स्पर्म का काउंट कितना है। मैं बता देती हूँ कि नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। WHO 2010 जो गाइडलाइंस दिए गए हैं फॉर द नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स, वो है कि स्पर्म का जो काउंट है वो एटलीस्ट मोर देन 50 मिलियन होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 15 मिलियन। स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसमें 2 प्रकार की मोटिलिटी होती है। एक रहती है एक्टिवली मोटाइल स्पर्म जो मोर देन 32% होने चाहिए, और टोटल मोटाइल स्पर्म्स जो है वो मोर देन 40% होने चाहिए। और बाद में आता है कि नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ द स्पर्म, तो नॉर्मल फॉर्म्स एटलीस्ट 4% होने चाहिए और इट इज़ मोर देन 4%। अगर आपके यह पैरामीटर्स है जो गाइडलाइंस हमें दी गई है, WHO 2010 में जो गाइडलाइंस दी गए हैं वह रिपोर्ट यह बताता है। अगर आपके रिपोर्ट में यह काउंट और यही मोटिलिटी वगैरह है, देन योर रिपोर्ट इज़ नॉर्मल। अगर यह काउंट, यह मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी नहीं है तो उसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ओके, एक सवाल और है कि शादी को 10 साल हो गए हैं और 3-4 बार मिसकैरेज हुआ है, बाद में उन्होंने अपना रिपोर्ट करवाया होगा सीमेन का, तो उसमें एबनॉर्मल दिखा रहा है, एबनॉर्मल फॉर्म्स ज़्यादा दिखा रहा है, तो क्या उसकी वजह से वो मिसकैरेज हो रहे होंगे? रिकरेंट मिसकैरेज जिसे हम बोलते हैं बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, तो जनरली पहले ऐसे माना जाता था कि फीमेल में ही कोई प्रॉब्लम है और उसी की वजह से, जैसे काफ़ी पेशेंट आते हैं कि मैम रतवा की बीमारी थी और उसकी वजह से उसको बार बार अबॉर्शंस होते थे। लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे मेरे हर वीडियो में और बार बार मैं बताती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी। जब भी सीमन का रिपोर्ट करवाते हैं तभी उसमें एबनॉर्मल फॉर्म्स ज़्यादा रहते हैं या तो नॉर्मल फॉर्म्स कम रहते हैं, मोटिलिटी कम है, काउंट कम है। अगर यह जो पेशेंट है उसका आइडियली हम लोग जो करवाते हैं पहले बेसिक सीमन एनालिसिस और उसके बाद DNA फ्रेगमेंटेशन रेट यानी कि DFI का रिपोर्ट अपने सेंटर पे किया जाता है। और DFI जो है इट शुड बी जो नॉर्मल रिपोर्ट है, जैसे इट शुड बी लेस देन 15%, दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपका DNA फ्रेगमेंटेशन रेट ज़्यादा है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, स्पर्म्स जो है वो एबनॉर्मल है, जो DNA जो है उसका वो फ्रेगमेंटेड है, एबनॉर्मल DNA है। तो अगर एबनॉर्मल DNA वाला स्पर्म और नॉर्मल एग अगर यूनाइट होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें से जो एम्ब्रियो डेवलप होता है या तो जो बच्चा डेवलप होता है वो एबनॉर्मल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुदरत का नियम है कि जब भी एबनॉर्मल बच्चा डेवलप होता है तो जनरली विदिन 3 मंथ्स अगर कोई पेशेंट है, जैसे आपने यह जो पेशेंट बताए, वह पेशेंट के जितने भी अबॉर्शन हुए होंगे जनरली लेस देन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर सारे अबॉर्शंस हुए होंगे। इट इज़ बेटर कि पहले हस्बैंड का ट्रीटमेंट किया जाए, हस्बैंड का सीमन काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी नॉर्मल हो जाए, उनका जो DFI है वो कम हो जाए और उसके बाद ही वो पेशेंट को प्लानिंग के लिए एडवाइस किया जाए। ओके, तो ऐसे पेशेंट को और कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं नेचुरली के अलावा? अगर DFI ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट के लिए आइडियली आई वुड सजेस्ट कि अगर वो IUI की प्रोसेस करवाते हैं तो वह पेशेंट में नॉर्मल प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि मिसकैरेज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। क्योंकि IUI के जो प्रोसेस है उसमें जब भी स्पर्म प्रिपरेशन होती है, वह प्रिपरेशन के दौरान जो भी एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ स्पर्म है, डेड स्पर्म है, पस सेल्स वगैरह है, डेब्रीज वगैरह है, वह सब रिमूव किया जाता है और जो हेल्दी स्पर्म रहते हैं, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और अच्छी मॉर्फोलॉजी वाले जो स्पर्म रहते हैं उसे उनके वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। बेसिकली IUI का मतलब है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। यह प्रोसेस उनके लिए आइडियल रहता है। ओके, किस पेशेंट या किस हस्बैंड को IUI करवाना चाहिए?
IUI के जो इंडिकेशंस हैं कि जैसे कि सीमेन एनालिसिस एबनॉर्मल है या तो सेक्सुअल डिसफंक्शन है, और जैसे अभी हमने बताया कि DFI ज़्यादा है अगर, तो ऐसे पेशेंट में IUI प्रेफरेबल रहता है। लेकिन अगर DFI एबनॉर्मल है, साथ में ही वाइफ का AMH वैल्यू जो है वो लोअर साइड में है, एज फैक्टर है, जैसे 40-42 वाले जो पेशेंट है, तो उनके लिए फिर IVF इज़ अ बेटर ऑप्शन कि जो भी उनका स्टोरेज ऑफ द एग्स है वह हम यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि अगेन IUI के जो सक्सेस रेट है वह नेचुरल साइकिल से डबल है, लेकिन अप टू 20% IUI में सक्सेस रेट के चांसेस होते हैं। हालांकि IVF में प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अगर किसी पेशेंट का रिपोर्ट एजोस्पर्मिया है पर पेशेंट को ऐसा ही कि हमें खुद का ही बच्चा चाहिए, तो इसके कोई साइंस का ऐसा कोई डेवलपमेंट है जिससे हमें उनमें कोई स्पर्म है कि वो निकाल सकते हैं? ऐसा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर भूमि। जैसे आपने बताया कि एजोस्पर्मिया, सो पहले ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया था कि जिसमें रिपोर्ट में स्पर्म्स नॉट सीन था। सो फॉर एग्जांपल यह जो पेशेंट है उसके 3 कॉन्जिक्यूटिव रिपोर्ट होते हैं विद द प्रॉपर इंटरवल, और तीनों के तीनों रिपोर्ट में एजोस्पर्मिया आता है। तो पहले तो हम डायग्नोज करते हैं कि यह ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, यानी कि स्पर्म का जो टेस्टिस में से बाहर निकलने वाला जो प्रोसेस है वह रास्ते में अगर कोई ब्लॉक है, तो हम लोग डायरेक्टली टेस्टिस में से या तो एपिडिडिमिस में से स्पर्म रिमूव कर सकते हैं, जिसे हम टेसा बोलते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। सो यह जो प्रोसेस होती है वह प्रोसेस में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो विद द बायोप्सी हमको स्पर्म मिल सकते हैं, और यह जो स्पर्म होते हैं उसको हम IVF ICSI की प्रोसेस करके यह पेशेंट को उनका खुद का बच्चा दे सकते हैं, यानी कि स्पर्म उनके हस्बैंड के और एग्स वाइफ के। सो यह प्रोसीजर पॉसिबल है, और अपने सेंटर में टेसा, पैसा और यह सारी टेस्टिकुलर बायोप्सी की सारी प्रोसीजर अपने सेंटर में होती है। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी का भी सीमन एनालिसिस एबनॉर्मल आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप जब भी सीमन एनालिसिस के लिए रिपोर्ट देने को जाते हो तभी आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 3 to 7 डेज़ का एब्सटेनेंस रखना है, तभी आपकी रिपोर्ट परफेक्ट आएगी। और उसके बाद भी अगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम आती है तो सीमन पैरामीटर्स अफेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस हैं। इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग, और मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने विस्तारित रूप से हर एक प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात की हुई है, तो आप वो वीडियो भी एक बार अच्छे से देख सकते हो, सुन सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, और ऐसे ही हम आपके सवाल के जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू मैम के पास से आज हमने सीमेन एनालिसिस के रिगार्डिंग कई सारी जानकारी ली है। जो आपकी कमेंट्स आए थे उसके आंसर मैडम ने अच्छे से दिए हैं। अगर आपके मन में और भी ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में वही क्वेश्चन के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे बुधवार को 8 बजे। थैंक यू।